गुरुदेव की एक कोट है कि एवरीथिंग कम्स टू अस दैट बिलोंग टू अस। एवरीथिंग दैट कम्स टू अस दैट बिलोंग टू अस इफ वी क्रिएट द कैपेसिटी टू रिसीव इट। सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कि हमारे पास जो भी चीज़ आती है, जो भी चीज़ हम आपस अगल बगल में देखते हैं और उससे हमें पाने की इच्छा होती है, अब वो हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे, हम उसको पकड़ के रखें, अपना के रखें, तो वी मस्ट क्रिएट ए कैपेसिटी। अपने अंदर कैपेसिटी लाने की ज़रूरत है, अपने अंदर वो क्षमता डेवलप करने की ज़रूरत है, अपने अंदर वो विल पावर डेवलप करने की ज़रूरत है। और ऐसा ही होता है। आप इस बात को समझो कि लाइफ में, जीवन में किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो, आप अपने करियर में कुछ बनना चाहते हैं, या आप पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप में भी किसी को पसंद करते हैं और पाना चाहते हैं, तो यू हैव टू अर्न इट, एंड दैट अर्निंग इज दैट यू हैव टू क्रिएट द कैपेसिटी। कैपेसिटी क्रिएट करने का मतलब है कि आपको अपने अंदर सुधार करने की ज़रूरत है। जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं करेंगे और अपने अंदर मजबूती से उसको सुधार नहीं करेंगे, जो भी गलतियां हैं, ये अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, जब तक आप वो नहीं करेंगे ना, यू कैन नॉट क्रिएट दैट थिंग विथ योर सेल्फ। वो आपको मिल सकता है, लेकिन वो जाने का भी डर है, वो कभी भी गायब हो सकता है, परमानेंट नहीं हो सकता, टेम्पररी है। परमानेंट अगर किसी चीज़ को पाना है तो उसकी कैपेसिटी को बना के रखो। मसलन अगर मैंने कोई बड़ी ब्रांडेड कार खरीदी, शौक से मैंने खरीद ली, दिखाने के लिए खरीद ली, और मेरे पास या तुम्हारे पास अब वो पेट्रोल सीएनजी भरवाने के पैसे नहीं है, तो कुछ दिन तक कार चलेगी, बाद में उसको हमें रीसेल करना पड़ेगा, कि उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। मेंटेन बहुत करना ज़रूरी है। आप कोई बड़ी चीज़ की वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं लाइफ में, अगर आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे ना, तो वो चीज़ ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है, चला जाएगा। हाय, दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। और ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। कुछ लोग उनको गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भी कहते हैं। इनका ताल्लुकात बंगाल से है, लेकिन अपने जीवन काल में इनके योगदान को इस तरह से देखें तो इन्होंने पूरे भारतवर्ष में और अपने लिटरेचर और पोइट्री से पूरे विश्व में एक अलग ही मुकाम हासिल किया, अपना जगह बनाया, और बाद में जाके इनका रिकग्निशन भी है। नोबेल प्राइज़ उनको लिटरेचर मिला था 1913 में। तो नोबेल प्राइज़ मिलने का मतलब है कि आप इस बात को समझो कि इनका जो अप्रोच था लाइफ के प्रति, इनकी जो पोएट्री थी जीवन के प्रति लोगों में, वो इतना व्यापक और इतना अद्भुत था कि ग्लोबल लेवल पे भी इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया कि भाई रविंद्रनाथ टैगोर एक साधारण व्यक्ति नहीं, असाधारण व्यक्ति है, असाधारण व्यक्ति है। इसलिए इनका नाम गुरुदेव भी रखा गया। गुरुदेव हम बोलते हैं ना आपस में कभी कभी किसी को, गुरुदेव, ये गुरुदेव असली में गुरुदेव थे। बिकॉज गुरुदेव इज़ नॉट लाइक ए ह्यूमन बीइंग, ही वॉज डिफरेंट थिंग। ही वॉज एक अच्छे पढ़े लिखे, वकालत की पढ़ाई करके आए हुए। ही वॉज अ पेंटर, ही वॉज अ लिरिसिस्ट, ही वॉज अ ड्रामेटिस्ट, ही वॉज नोबलिस्ट एंड स्टोरी टेलर। मतलब जो भी कम लगे तो आप समझो कि भाई कुछ छूट रहा है। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसमें सब कुछ समावेश है, हर एक चीज़ का, एक नॉलेज का, मतलब एक अलग सी व्यापकता है लाइफ में टैगोर जी का। तो इसलिए जितनी बड़ी हस्ती उतना बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और कुछ ऐसे फैक्ट्स भी बताऊंगा जो आपने शायद सुनी नहीं होगी। आर्गुमेंटेटिव इंडियन बुक है अमर्त्य सेन की, और अमर्त्य सेन ने इनके बारे में कुछ जिक्र किया है। थोड़ा उसमें थोड़ा सा डाउटफुल है, बट आई डोंट नो, अमर्त्य सेन ने लिखा है तो कुछ ना कुछ सही होगा। हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो हु वाज रविंद्रनाथ टैगोर? ही वॉज अ ग्रेट पोएट, राइटर, नोवेलिस्ट, पेंटर एंड लिरिसिस्ट. He is regarded as the Gurudev. Gandhi called him the great sentinel. गांधी जी ने उनको ग्रेट सेंटिनल भी कहा है।
और उन्होंने गांधी जी को महात्मा कहा। ये जो हम महात्मा गांधी बोलते हैं ना, ये जो महात्मा टर्म है, महात्मा, ये टैगोर जी ने ही, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही गांधी को महात्मा टर्म दिया। तब से हम उनको बापू कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं, नहीं तो उनका नाम तो कुछ मोहनदास करमचंद गांधी था। ही वॉज एन अर्ली एडवोकेट ऑफ न्यू मॉडर्निज्म। उनका करना है कि भाई तरक्की तो करो, लेकिन तरीके मत बदलो। तरक्की तो करो, तरीके में बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। तरक्की जितना है करना करो। और वो अपने कार्यकाल में जब 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 नेशनल फ्रीडम की बात करते हैं तो थोड़ा सा इनका विचार गांधी जी से भी थोड़ा अलग था, डिफरेंस था दोनों के बीच, क्योंकि इनकी व्यापकता बड़ी बड़ी थी। ये कभी भी इंग्लिश एजुकेशन को डिसलाइक नहीं करते थे। भी कहते थे कि इंग्लिश एजुकेशन भी ज़रूरी है। जैसे फ़ॉरेन क्लोथ्स बैन होने की बात होती थी, कहते नहीं, फ़ॉरेन क्लोथ्स बैन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इनका मानना था कि भाई कुछ नया करना है, कुछ नई चीज़ सीखनी है, तो तुम्हें एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। बाहर की चीज़ों को भी अपने अंदर हमें दिखना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने जब एजुकेशन सिस्टम पे इन्होंने बात की और फोकस किया, तो इस एजुकेशन सिस्टम में इन्होंने कहा कि बस सिर्फ ये वेद, उपनिषद और संस्कृत पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इसके अंदर फ़ारसी भी होनी चाहिए, इसके अंदर अरबी भी होनी चाहिए, इसके अंदर अंग्रेज़ी भी होनी चाहिए, इसके अंदर ड्रामा भी होना चाहिए। तो ये जो आजकल हम देखते हैं स्टडी के अलावा, एकेडमिक के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ स्कूलों में होती है, पेंटिंग, डांस, ड्रामा, ये सब आज से 100 साल पहले टैगोर जी का ही मैसेज है। ही वॉज द फर्स्ट वन हु थॉट ऑफ इन दैट वे कि भाई एजुकेशन का सिर्फ बुकिश नहीं होना है। आपने किताबें पढ़ ली और आप सोचते हैं कि आप इंटेलिजेंट होएंगे और इंक्लूसिव ग्रोथ हो जाएगा आपके लाइफ में, ऐसा नहीं है। और आज इसकी प्रासंगिकता है कि आजकल पढ़ाई के अलावा जो दूसरे फील्ड में एक्टिव है और कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व किया है, सो ही इज़ मोर फोकस्ड, काम एंड मोर प्रोएक्टिव। कुछ फील्ड में तो ऐसा है कि अगर उसमें आपको सक्सेस मिला, मान लो क्रिकेट में है, आपको ड्रामा में है, एक्टिंग में, म्यूज़िक में, तो आप सबको मात दे दोगे, पढ़े लिखे पीछे रह जाएंगे और आप स्टार बन जाएंगे। तो ये चीज़ है। तो ये मैसेज था गुरुदेव का कि भाई पढ़ाई लिखाई, अपनी पढ़ाई करो, पर इसके अलावा एक होलसम डेवलपमेंट होनी चाहिए पर्सनैलिटी का। और पर्सनैलिटी का होलसम डेवलपमेंट तभी होगा जब आप कुछ चीज़ें अलग ढंग से सीखनी पड़ेगी, क्योंकि वो जीवन जीने का एक हिस्सा है। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको कि स्कूल के टाइम में ये स्कूल जाना नहीं चाहते। ये कहते थे कि ये जो विद्यालय है, स्कूल है, इसमें क्या है, 4 दीवारी के अंदर पढ़ाई हो रही है, तो इसमें तो आदमी घुट घुट के पढ़ाई करेगा, इसमें क्या सीखेगा वो। इसलिए जब इन्होंने फाउंडेशन ले किया शांति निकेतन की, जो इनका स्कूल था शांति निकेतन, वो ओपन था। कहते हैं कि बस ओपनली सब पढ़ते थे गुरुकुल की तरह, और पक्षी, चिड़ियाँ, जानवर, सब, झरना, झील, नदी, पहाड़, ये इस टाइप का इन्वायरमेंट था कि यू आर कनेक्टेड विद द नेचर। ऐसा नहीं, स्कूल में क्या होता है, 4 दीवारी एक बंद कमरे में हम बस साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सिविक्स की बात करते रहते हैं, इसके अलावा कुछ बात ही नहीं होती है। इसलिए इस थॉट को इन्होंने थोड़ा सा अलग रखा कि भाई एकेडमिक पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन आप नेचर के साथ ही नहीं करें। आप देखो होता क्या है, आपने बहुत अच्छा पढ़ाई करके आप बन गए एक फॉरेस्ट ऑफिसर। एग्जाम्पल बताता, एक फॉरेस्ट ऑफिसर बन गए आप, और वो फॉरेस्ट ऑफिसर बनने के लिए तो बुक्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी और अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन आप जब जंगल में जाते हो एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर, रेंडर्स बनते हो, जो भी है, अब आपको नेचर से कनेक्टिविटी नहीं है, आपको चिड़ियों के साथ आपको बात नहीं करनी है, जानवरों के साथ प्यार नहीं है, फल और पौधों के साथ संबंध नहीं है, तो आप खाक बनोगे क्या। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू गिव जस्टिस टू योर जॉब। इसी तरह से आप एक ब्यूरोक्रेट बन गए, एक बड़े पद पे चले गए, मान लो पढ़ लिख के, पर आपको लोगों की वैल्यू नहीं है, इंसान की कदर नहीं है, तो वो आप यू कैनॉट बिकम ए गुड ब्यूरोक्रेट, यू कैनॉट बिकम ए गुड सिविल सर्वेंट। इसलिए लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ किताबों को समझना और उसके आधार पे ये फैसला होना कि आप बुद्धिमान हैं और आप समझदार हैं, ऐसा गलत है। दैट वाज द मैसेज ऑफ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। Establish a school called शांति निकेतन। He also introduced रविंद्र संगीत, म्यूज़िक के बहुत बड़े
फ़नकार थे। रविंद्र संगीत जो बांग्ला में है इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। ही वॉज अ ग्रेट पेंटर। बहुत सारी इनकी पेंटिंग्स लाइब्रेरी में पड़ी हुई मिलेंगी, या कहीं कहीं तो जो गैलरी आर्ट होता है कहीं कहीं स्टेट में, मोस्टली इन दिल्ली एंड कोलकाता, वहाँ पे इनकी पेंटिंग्स पड़ी हुई हैं। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस विश्व भारती यूनिवर्सिटी। उन्होंने एक फाउंडेशन इस्टेब्लिश किया था एजुकेशन सिस्टम का, बाद में गवर्नमेंट ने उसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया एंड दुनिया के तमाम मुल्क के लोग वहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। सो दैट वाज हिज लेगेसी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर एक पहला व्यक्ति है जिनकी रचना नेशनल एंथम सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बांग्लादेश में भी, और वहाँ ही नहीं, श्रीलंका में भी इनकी रचनाएं उस देश का नेशनल एंथम बन गया। जो हम जनगण मन गाते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई है। अमर सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। इवन की जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है उसने भी टैगोर की लिखी हुई जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग्स थी ना, मतलब उसके वर्ड्स, उसके थीम, उसके मैसेज, उसको अपने नेशनल एंथम में इंट्रोड्यूस किया। सो द इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, ऑल थ्री कंट्रीज नेशनल एंथम was influenced and was given by गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। इतना बड़ा शख्स, तो ये ऐसा तो नहीं हुआ होगा, कुछ न कुछ तो इस बात में है। और आप जानते भी हैं, जनगण मन आप जब गाएंगे तो आपके अंदर रूह कांपेंगी। आपको नेशनलिज्म की जो बात होती है, आपको लगेगा कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, और देश के प्रति जो गुमान है, अभिमान है, ऑटोमेटिक आना चालू हो जाएगा। तो ये उस रचना में उसकी प्रासंगिकता है, उसके वैल्यू सिस्टम है जो हमें उतना आपस में जोड़ता है देश के लिए, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए। दैट वाई ही वॉज वेरी ही वॉज फाउंडर ऑफ न्यू मॉडर्निज्म और न्यू नेशनलिज्म। आजकल के जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है कि भाई आप थोड़ी सी बुराई करो तो आप एंटी नेशनलिज्म हो गए, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा एक्सेप्टेंस हर एक चीज़ का रखो, पर देश के प्रति प्यार तो होना ज़रूरी है। और इनकी रचना जो गीतांजलि थी, 1913 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए। एंड ही वॉज अ फर्स्ट नॉन वाइट, बोलता है इससे पहले गोरों लोगों को मिलता था जो अंग्रेज या फॉरेनर्स थे, बाहरी लोग थे, बट ही वॉज द फर्स्ट इन एशिया टू रिसीव a Nobel Prize in Literature in 1913. Also awarded knighthood from British government. नाइटहुड की उपाधि मिलती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, कुछ अच्छा अचीवमेंट कोई काम करे तो। लेकिन उन्होंने नाइटहुड की उपाधि रिटर्न कर दिया था। जलियांवाला का जो एक कांड हुआ था अमृतसर में 1919 के आसपास, तो इससे वो काफ़ी क्षुब्ध हुए थे, व्यथित हुए थे, और इस पीड़ा से उन्होंने उस नाइटहुड, एक बड़ी उपाधि है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस उपाधि को उन्होंने सरेंडर कर दिया था कि भाई साहब मुझे नहीं चाहिए, अगर यही कत्लेआम करना है मेरे देश के लिए तो मुझे ये उपाधि मंजूर नहीं है। और महात्मा गांधी को महात्मा कहने वाले ये पहले शख्स थे। जब इनकी मुलाकात आइंस्टाइन से हुई तो आइंस्टाइन भी बड़ा शौक हो गया इनकी बुद्धिमत्ता और इनके चतुराई और इनका जो अप्रोच था लाइफ के प्रति, अपनी कंट्री के प्रति। तो आइंस्टाइन का भी कहीं कहीं जो लिखा हुआ बुक्स है, उसके कोट्स हैं, उसमें उन्होंने, आइंस्टाइन ने भी उनकी चर्चा की है और उनको अप्रिशिएट किया है इनके लिटरेचर को। और इनके लिटरेचर मतलब दिस इज़ व्हाट यू थिंकिंग अबाउट, आपका विचार जो है वही आपका लिटरेचर, वही आपकी भाषा है। तो अगर भाषा में जो कुछ लिखा हुआ है इसका मतलब आपका विचार ऐसा है। तो आइंस्टाइन वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये ओवरऑल रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में है। कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी हैं जिसको बोलने में कोई बुराई भी नहीं है, बिकॉज आई स्टडी फ्रॉम ए ग्रेट सोर्स ऑफ बुक जो आर्गुमेंटेटिव इंडियन है। कहते हैं कि बचपन में क्या है कि इनका संबंध इनके जो बड़े भाई थे उनकी पत्नी के साथ था। पत्नी का आकर्षण ज़्यादा था, भाभी जो बोलते हैं, और ये इस लेवल का आकर्षण था क्योंकि वो उम्र में 1-2 साल एक दूसरे से छोटे थे। आकर्षण का लेवल इतना था कि जब इनकी शादी हुई, टैगोर जी की जब शादी हुई, तो 6 से 7 दिन के अंदर ही वो जो भाभी थी उनका देहांत हो गया। वो मिस्टीरियस था, शायद उन्होंने जहर खा लिया था।
तो ये इसकी चर्चा है कि भाई रविंद्रनाथ टैगोर जी का संबंध ऐसा था शादी से पहले, शादी के बाद नहीं। तो ये कंट्रोवर्शियल है और ये अपने लेवल की बात नहीं है, बट अमर्त्य सेन ने लिखा है तो कुछ ने कुछ फैक्ट कहीं से कलेक्ट किया होगा उन्होंने, तो रहने देते हैं। जितना बड़ा इंसान वैसी उतनी बड़ी कंट्रोवर्सीज होती है, वो लाइफ का एक हिस्सा है। दिस इज़ ऑल दिस इज़ ऑल अबाउट द रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव, और इनके मैसेज को हमें समझना चाहिए, और इनका जो कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, बेसिकली फॉर द इंडियन नेशनलिज्म और लिटरेचर में, इनके म्यूज़िक में जो जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है ज़बरदस्त है। और इनका एक सॉन्ग है कि जब तुम्हें कोई साथ ना दे तो एकला चलो रे, एकला चलो रे। तो बहुत अच्छा गाना है, आप सुनिए इसका हिंदी वर्जन मिस्टर बच्चन ने गाया हुआ है। So that's, if you love it, if you like the videos, do comment and share it among your friends. And जल्दी किसी और शख्सियत के ऊपर एक वीडियो आने वाला है, और ये चलता रहेगा कारवां कुछ दिनों तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।